नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हुई लिसा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। तिलु रौतेली पुरस्कार से 13 महिलाएं सम्मानित। सीएम धामी बोली, नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही सरकार। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का भी जिक्र। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी। हार वाली सीटों पर पार्टी को खास फोकस। लोहाघाट में बैठक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कार्यकर्ताओं से की एकजुट होने की अपील। रुद्रपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अहम बैठक। वरिष्ठ नेताओं, पीएसी पदाधिकारियों और विधायकों से किया संवाद। संगठन को मजबूत करने और जमीनी सक्रियता बढ़ाने का हुआ मंथन। एसआईआर के निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा। सीईओ ने बीएलओ की फील्ड स्टाफ को प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश। अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई के लिए सुविधाजनक रणनीति बनाने को कहा। देहरादून भूमि घोटाले से जुड़े मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश। 700 बीघा जमीन समेत कई मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित तिलु रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 13 महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना तिलु रौतेली साहस, पराक्रम और नारी शक्ति की प्रेरणादायक प्रतीक है। उत्तराखंड की बेटियों ने अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है और सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अंतर्गत नगर पंचायत नानकमत्ता में पानी निकासी और सौंदर्यकरण किए जाने हेतु 96 लाख की धनराशि स्वीकृत की। साथ ही शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कुंभ मेला 2027 के कार्य हेतु 175 करोड़ के सापेक्ष प्रथम चरण में 80 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए और का अनुमोदन प्रदान किया है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भाजपा उन विधानसभाओं में ज्यादा फोकस कर रही है जहां 2022 में भाजपा की हार हुई थी। मिशन 2027 को लेकर केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर की अध्यक्षता और जिला मंत्री मुकेश कलखुड़िया के संचालन में सांसद अजय टम्टा के द्वारा भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष व दर्जा राज्य मंत्री, पूर्व विधायक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद अजय टम्टा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सभी भाजपा पदाधिकारियों से एकजुट होने का आह्वान किया है और कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में लोहाघाट विधानसभा सीट को हर हाल में भाजपा की झोली में डालना है। हमने जो आने वाले हमने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, जिले के पदाधिकारी और जितने भी हमारे दायित्वधारी हैं और प्रभारी हैं, सबकी एक बैठक संयुक्त रूप से ली है और जनप्रतिनिधि और विधायक भी इस बैठक में उपस्थित हैं। हमने जो आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे, इस नाते से जो हमारी बूथ की कमेटियां हैं वो सक्रिय रूप से काम करें। सरकार की चलाई जाने वाली योजनाएं जन जन तक उसका चर्चा हो और कोई काम जिसको हम जल्दी से जल्दी जो रुके हुए हैं, जो परेशानी में उनको पूरा कर सकें, इसके लिए बैठक करेंगे।
तो वहीं रुद्रपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ कांग्रेसजनों, पीएसी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की है और बैठक में सामाजिक, राजनीतिक और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया। बैठक में आगामी रणनीति और संगठन की जमीनी सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मंडल आयुक्तों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान की समीक्षा की है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मेहनत से कार्य कर रहे BLO और फील्ड स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाए। बारिश के कारण प्रभावित क्षेत्रों में विसंगति वाले मामलों में BLO दस्तावेज प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार करें। अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई के लिए ERO और AERO सुविधाजनक रणनीति बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। CEO ने फॉर्म 6, 7 और 8 की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को फील्ड में जाकर मतदाताओं से लगातार संवाद करने के निर्देश दिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में लक्ष्मण चौक और कामली रोड क्षेत्र में विशेष स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान सहित 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। अभियान में जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वेस्ट वॉरियर संस्था के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। डीएम ने मौके पर सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को नियमित कूड़ा उठान और वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर शहर के लिए केवल प्रशासनिक प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि जन सहभागिता भी जरूरी है। सहयोग से और नगर निगम और मल्टीपल NGO जो इसमें बेस वॉरियर भी है और दूसरे और NGO जो साथ में काम कर रहे थे, लगभग 100+ का हमारा नंबर था। और यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्क के पास में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको सारा कलेक्ट किया है, सेग्रीगेट करने का प्रयास भी किया गया और एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया जिसमें मल्टीपल महिलाओं ने और उनके समूहों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसे कंटिन्यू किया जाएगा। और प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोके जाने को लेके हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से और आगे बढ़ाए जाएंगे और सभी एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित भूमि घोटाले में हुई मौत और उससे जुड़े अन्य मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद सीबीआई को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और अधिवक्ता की बहन रीता सूरी और उनके भाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दौलत राम ट्रस्ट की 700 बीघा जमीन बालवीर रोड जर क्वार्टर स्टाम्प घोटाले और NDA से जुड़ी फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि राज्य की जांच एजेंसी बड़े भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ टरकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित संवेदनशील स्वाला स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर वहां चल रहे पहाड़ी सुदृढ़ीकरण और ट्रीटमेंट कार्यों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और तकनीकी टीमों से कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में ऑल वेदर रोड परियोजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी और लिपुलेख तक आवागमन सुगम हुआ। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान स्वाला जैसे डेंजर पॉइंट्स पर भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा के कारण यातायात प्रभावित होता था, जिसके तहत सुरक्षात्मक कार्य लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं, जिससे इस बार बरसात में भी यातायात बाधित नहीं हुआ। और गढ़वाल की बेल्ट के अंदर जो ऑल वेदर रोड है उसके कारण से बहुत बड़े समय की बचत हो रही है, तो इसके लिए हमको एक बहुत बड़ी सुविधा मिली। नहीं तो बहुत समय लगता था गाड़ियों के आने में। जब से ऑल वेदर रोड का हमको लाभ मिला है बहुत अच्छा हुआ। मगर जब रोड बनती है तो रोड के कारण से, पहाड़ का रोड है तो हिल साइड में स्लाइडिंग जोन बन जाता है और इसी स्लाइडिंग जोन को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 9 पर स्वारा डेंजर पर जो हमने प्रोडक्शन किया था, मैंने आज उसमें देखा लगभग उसमें
21-22 करोड़ रुपए हमारे करीब खर्च हुए हैं। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक के 32 लोकेशन ऐसी थी उनको चयनित किया गया है, जिन पर 348 करोड़ रुपया लगभग लागत का प्रोटेक्शन कार्य जारी है। विकासनगर की सिनेमा गली और पहाड़ी गली में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मौके पर निरीक्षण किया। नलिया चौक होने के कारण बारिश का पानी सड़कों और दुकानों के आसपास जमा हो जाता है, जिससे स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलभराव की समस्या की जानकारी मिलने पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान सिनेमा गली और पहाड़ी गली पहुंचे। इस दौरान सिंचाई विभाग और नगर पालिका के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। विधायक ने दोनों गलियों का निरीक्षण कर जलभराव के कारणों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। पर जो सीवर लाइन है उसमें ब्लॉकेज है और उसको खोलने के लिए बहुत प्रयास किए गए। बाकायदा हरिद्वार से एक बहुत हेवी ड्यूटी मशीन भी मंगाई गई है, उससे भी वो खुला नहीं है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो सीवर लाइन है यहाँ पर क्या है कि स्टॉर्म वाटर भी मतलब ड्रेनेज उससे कनेक्टेड है। तब वो चूँकि सीवर कैरी नहीं कर पा रहा है तो उस वजह से फिर वो बैक फ्लो होता है और फिर वो जल भराव की स्थिति यहाँ पे बनती है। तो उसी को थोड़ा सा इंटीग्रेटेड तरीके से देख रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ बाकायदा डी वाटरिंग पंप ये निरंतर काम कर रहा है। जैसे बारिश होती है उसको हम पंप करके और ये जो एनएच के नीचे एक ड्रेनेज है उसमें डाल देते हैं। लोहाघाट डिग्री कॉलेज भूमलाई सड़क में बाड़ीगाड़ के पास बिना बारिश की पहाड़ी से हुए भारी भूस्खलन से सड़क पूरी तरीके से बाधित हो गई। भूस्खलन से भारी मलबे के साथ साथ देवदार का विशाल पेड़ भी सड़क पे जा गिरा, जिसके चलते विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी वाहन या राहगीर मलबे की चपेट में नहीं आया। लोगों ने बताया कि इस समय रायनगर, चौड़ी, डेसली, भूमलाई और एराकोट व कोयाटी क्षेत्र के ग्रामीण अपने घरों की ओर लौटते हैं और कई लोग अपने वाहन सड़क किनारे छोड़कर पैदल अपने घरों की ओर गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि अभी भी पहाड़ी से भारी भूस्खलन का खतरा है। सेना नायक एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी के मार्गदर्शन और निर्देशन में कांवड़ यात्रा के ऋषिकेश श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु हरिद्वार और ऋषिकेश के विभिन्न घाटों में संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। गंगा में स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ जवानों ने पूरी सतर्कता तत्परता के साथ लगातार निगरानी जारी रखी है और इसी क्रम में हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान के दौरान पैर फिसलने और गंगा और तेज बहाव की चपेट में आने से संकट में फंसे कुल 18 शिव भक्तों को एसडीआरएफ के जवानों ने त्वरित रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए सकुशल बाहर निकाला है। एसडीआरएफ जवानों की तत्परता, साहस और त्वरित कार्रवाई के चलते सभी 18 शिव भक्तों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कालाढूंगी के कोटाबाग क्षेत्र के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भवन इन दिनों बदहाल और जर्जर स्थिति में है। छात्राओं और शिक्षिकाओं का कहना है कि भवन की हालत इतनी खराब है कि यहां पढ़ाई करना भी खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके 2 वर्षों से ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग के इस भवन में छात्राओं की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन भवन की दीवारें और छतों की जर्जर हालत लगातार चिंता को बढ़ा रही है। शिक्षिकाओं के अनुसार पिछले 2 वर्षों में कई बार भवन के ध्वस्तीकरण और नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव शासन प्रशासन को भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छात्राओं का कहना है कि हर दिन डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उन्हें आशंका रहती है कि कहीं जर्जर भवन किसी बड़े हादसे का कारण न बन जाए। ये बिल्डिंग है, यह लंबे समय से जर्जर अवस्था में है और पूर्व में भी हमारे द्वारा जो उच्च अधिकारी है उनके संज्ञान में यह विषय को लाने का प्रयास किया गया है कि जो बिल्डिंग है यह बहुत ही जर्जर अवस्था में है और तमाम रोज के हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं और अगर कोई भी भविष्य में नुकसान होता है या आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इसमें सरिये दिख रहे हैं या मसाला जल रहा है, तो इसकी निश्चित तौर पर जवाबदेही विभाग की। हम इसकी जो अवस्था देख रहे हैं ऐसी दुर्दशा हुई है, ये समझ लो इनमें से सरिया दिखने लग गए हैं। यहाँ जो है बच्चे पढ़ने आते हैं,
आने वाले समय में इतनी बारिश हो रही है, कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की होगी या सरकार की होगी? सरकार में तो वैसी छात्रों के प्रति पहले से ही काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं, जिससे खुद ही नहीं उभर पा रही है। और आज ये स्कूल की अवस्था देख रहे बना के, एक प्रकार से ये समझ लो कितने सालों से, कितने 100 सालों से पड़ा हुआ है, ऐसी अवस्था हो रही है, काई लग गई है यहाँ स्कूल में। यहाँ काफी संख्या में छात्राएं अध्ययन करती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है हमारे विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसे नव निर्माण की आवश्यकता है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप इसे नव निर्माण करवाने की कृपा करें। और आपसे एक आग्रह, मेरा विशेष आग्रह रहेगा, हमारे यहाँ आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन होता ही रहता है, जिससे सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों कंडीशन में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप एक हॉल का भी निर्माण करवा देंगे तो विद्यालय परिवार आपका हृदय से आभारी रहेगा। यहाँ की बिल्डिंग बहुत जर्जर स्थिति में है, जिससे हमें बहुत खतरा रहता है और बच्चों को नुकसान होने की डर रहती है। और मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि ये स्कूल रिपेयर हो और यहाँ दूसरी बिल्डिंग बने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के चलते मध्य महेश्वर धाम का यात्रा जो है फिलहाल अस्थायी रूप से निलंबित, इस यात्रा को कर दिया गया है। आपको बता दें, भूस्खलन से यात्रा मार्ग प्रभावित होने के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया है। फिलहाल इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। मौके पर मार्ग को जल्द बहाल करने के लिए राहत और बचाव दल जुटे हुए हैं। मद्महेश्वर धाम की यात्रा में जो पैदल मार्ग है, वहां पर कई जगह भूस्खलन की घटनाएं कुछ दिनों में सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त वहां पैदल मार्ग पर कटिंग का काम भी इस वक्त चल रहा है। 24 जुलाई 2026 को मोरखंडा नदी पर जो अस्थायी पुल बना था, वह भी मानसून के बढ़ते जल स्तर के कारण बह गया था। वहां पर वर्तमान में एक ट्रॉली से आवागमन किया जा रहा है, जिसकी क्षमता काफी कम है। और सावन के महीने और कांवड़ के दृष्टिगत वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इन सभी कारणों के दृष्टिगत मद्महेश्वर धाम की यात्रा पे अस्थायी तौर पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है। वहां पर कटिंग का काम पूर्ण होने और ट्रॉली का जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है, उस पूर्ण होने के बाद समीक्षा की जाएगी और अग्रिम आदेश दिए जाएंगे। उत्तराखंड का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण के 90 साल पूरे कर चुका है। 1936 में स्थापित भारत के पहली राष्ट्रीय उद्यान की पहचान आज बाघ और हाथियों के संरक्षण के साथ दुनिया भर में है। कॉर्बेट को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मस्थली भी माना जाता है, जहां 1973 में बाघ संरक्षण की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। 90 साल के सफर में कॉर्बेट वन्यजीवों के साथ स्थानीय लोगों और आसपास की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम बन चुका है। अब कॉर्बेट अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा एक सफर रहा है। जो कॉर्बेट ने एक सोच रखी थी कि इन जंगलों को, इन जानवरों को बचाने के लिए एक पहल की थी, जो मैल्कम हेली और उन्होंने मिल करके 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था और आज इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये 90 सालों का सफर बहुत अच्छा रहा, जिसमें बाघों की संख्या बढ़ी और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहाँ पर से हुई थी। हाथियों की संख्या आजकल यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा सफर रहा है। तब से लेकर अब तक कॉर्बेट ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। उसका एरिया जो था उस समय करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर था। अगर आज हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो करीब 1288 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो हो गया है। उस समय जो टाइगर के नंबर थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, परंतु यही वो जगह है जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और आज हम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर और सबसे ज़्यादा घनत्व टाइगर का इसी टाइगर रिजर्व में है। पूरे प्रदेश की इकोनॉमी में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है और पूरे विश्व में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कॉर्बेट एक अग्रणी स्थान रखता है। अब सुखद दिन है, क्योंकि इसलिए सुखद दिन है ना कि ये आज हमको ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हम संरक्षण में हम नंबर 1 है और ये चीज़ हम सबको जानना है। पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, उत्तराखंड के लिए महान गर्व की बात है, क्योंकि ये जो अभी सैक्रिफाइस किया है ना इसके लिए जिन लोगों ने जो दिया है, जिनसे लिया गया है, वो यहाँ के लोकल लोग। हमारा पार्क नंबर 1 का पार्क है, दुनिया के सबसे अधिक जो टाइगर हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक हाथियों का गढ़ है। बर्ड लाइफ, यहाँ की बर्ड लाइफ दुनिया के सबसे आपके जो टॉप बर्डिंग डेस्टिनेशन में है। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। तिलू रौतेली पुरस्कार से 13 महिलाएं सम्मानित। सीएम धामी ने बोला कि नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही सरकार।
सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का भी जिक्र। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी, हार वाली सीटों पर पार्टी को खास फोकस। लोहाघाट में बैठक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कार्यकर्ताओं से की एकजुट होने की अपील। रुद्रपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अहम बैठक। वरिष्ठ नेताओं, पीएससी पदाधिकारियों और विधायकों से किया संवाद। संगठन को मजबूत करने और जमीनी सक्रियता बढ़ाने पर हुआ मंथन। एसआईआर की निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा। सीईओ ने बीएलओ और फील्ड स्टाफ को प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश। अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई के लिए सुविधाजनक रणनीति बनाने को कहा। देहरादून भूमि घोटाले से जुड़े मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश। 700 बीघा जमीन समेत कई मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मैंने रीजन टीवी के साथ।